Hello everyone, welcome to the series of 46 year previous year question for Indian economy for UPSC prelims. In this series हम डिस्कस कर रहे हैं 1979 से 2024 तक के क्वेश्चन और लास्ट वीडियो में हमने टर्शरी सेक्टर के, जैसा कि हमने डिवीजन कर रखा है, टर्शरी सेक्टर के 2019 तक के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। और इस वीडियो में जो कि 7th एंड लास्ट पार्ट है टर्शरी सेक्टर के लिए, इसमें हम डिस्कस करेंगे 2020 से 2024 तक के क्वेश्चंस। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम अब हम करते हैं इसका शुभारंभ। पहला क्वेश्चन 2020 से, इफ आरबीआई डिसाइड्स टू अडॉप्ट एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी विच ऑफ द फॉलोइंग इट वुड नॉट डू। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन यहां पर पूछ रहा है अगर आरबीआई एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्ट करता है तो क्या वो नहीं करेगा। ध्यान देना है, ऐसा नहीं कि क्या करेगा, समझ के क्वेश्चन सॉल्व करें। तो रीड द क्वेश्चन वेरी वेरी केयरफुली। कट एंड ऑप्टिमाइज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, यानी कि एसएलआर को कट करेगा। अगर आरबीआई एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी करेगा तो क्या वो एसएलआर को कट करेगा? यस, अगर वो करेगा तो एसएलआर को कट करेगा। लेकिन यहाँ पे वो पूछा, क्वेश्चन क्या पूछा, क्या वो नहीं करेगा? अगर एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी तो क्या नहीं करेगा? कट एंड ऑप्टिमाइज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी पॉलिसी वो करेगा, यानी कि ये इस हिसाब से गलत हो गया, राइट। एक्सपेंशनरी में तो वो करेगा, तो नॉट डू, ठीक है। इंक्रीज द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, तो जो एमएसएफ रेट है इसको वो इंक्रीज नहीं करेगा एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी के केस में। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी के केस में वो इसको डिक्रीज करेगा, बिकॉज इस रेट पर बैंक्स एक लिमिट तक, सो बैंक्स रेपो रेट से 1% ऑफ नेट डिमांड एंड लायबिलिटीज, यानी जितने भी उनके डिपॉजिट होते हैं उसके 1% तक रेपो रेट में बोरो करते हैं। उसके बाद जब बोरो करना होता है वो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में करते हैं। तो अगर उसको कम किया जाएगा तो वो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी में आएगा, तो किया जाएगा। इट वुड नॉट डू, यानी कि वो क्या नहीं करेगा, राइट। तो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी के पॉलिसी के केस में इट वुड डिक्रीज एमएसएफ, यानी द क्वेश्चन यहां पर जो होगा, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी के केस में वो इसको बढ़ाएगा नहीं, यानी कि यहां पर ये गलत है। आप समझ रहे हैं? तो पूछ रहा है कि एक्सपेंशनरी मॉनेटरी की पॉलिसी के केस में वो क्या नहीं करेगा, तो ये नहीं करेगा। अगर एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी है तो वो एमएसएफ, आरबीआई एमएसएफ रेट को नहीं बढ़ाएगा, तो ये यहां पर सही हो गया। थर्ड, कट द बैंक रेट एंड रेपो रेट। एक्सपेंशनरी पॉलिसी के केस में तो वो आरबीआई रेपो रेट को कट करेगा, ये तो वो करेगा। और हमें आंसर क्या चाहिए? नॉट डू, क्या नहीं करेगा। तो ये भी उस हिसाब से गलत हो गया। तो एक्सपेंसिव मॉनेटरी पॉलिसी के केस में बैंक रेट और रेपो रेट को कट किया जाएगा, यानी रिड्यूस किया, कम किया जाएगा। तो इस तरीके से गलत हो गया। तो अब हमारा क्या नहीं करेगा आरबीआई एक्सपेंसिव पॉलिसी में? एमएसएफ को बढ़ाएगा नहीं। तो इस तरीके से हमारा आंसर है बी। तो लेट्स सी, अब देखते हैं सही आंसर क्या है। ड्यूरिंग द एक्सपेंसिव मॉनेटरी चीप मनी या डोविश मॉनेटरी पॉलिसी, तो इतने सारे नाम है, मैं चाहता हूं आप ये नाम को जाने। इसको हम एक्सपेंशनरी भी बोलते हैं, चीप भी बोलते हैं, चीप मनी पॉलिसी भी बोलते हैं, और डोविश मनी पॉलिसी भी बोलते हैं। और इसका अपोजिट क्या होता है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें। जैसा कि एक्सपेंसिव का अपोजिट क्या होगा, डोविश का क्या होगा, ये मैं जानना चाहूंगा। आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग नाम है उसका, कमेंट सेक्शन में लिखें। सो आरबीआई रिड्यूसिंग द एसएलआर, बैंक रेट एंड रेपो रेट, यानी एसएलआर, बैंक रेट और रेपो रेट को कम करना विल हेल्प इन दिस। सो आरबीआई में डू, एक और तीन तो करेगा। Therefore, here question asking what RBI will not do. So option A, C, D are eliminated. We are left with option B, which is मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो थोड़ा सा और इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इंक्रीजिंग द एमएसएफ विल रेज द लोन इंटरेस्ट रेट, सो आरबीआई परस्यूज एक्सपेंसिव पॉलिसी, इट विल नॉट डू। तो एमएसएफ बढ़ाने से लोन की रेट बढ़ जाएगी, तो ये तो नहीं करेगा, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजिंग हो रहा है क्वेश्चन, बिकॉज पूछ रहा है एक्सपेंसिव में क्या नहीं करेगा। अगर करेगा पूछता तो सिंपल होता। तो इसलिए मैं चाहता हूँ आप क्वेश्चन को काफी ध्यान से पढ़ें यूपीएससी में, और स्पेशली जब वो मई जून का महीना और टेम्परेचर लास्ट ईयर 50 डिग्री सेल्सियस भी टच कर रहा था, ऐसी कंडीशन में काफी डिफिकल्ट हो जाते हैं क्वेश्चन। सम कैंडिडेट्स इंगेज इन हेयर स्प्लिटिंग दैट अंडर द एक्सटर्नल बेंचमार्क सिस्टम, ये इसको छोड़ देते हैं, यू रिमाइंड हियर, ओके। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 2021 का। विद रेफरेंस टू इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नंबर 1, रिटेल इन्वेस्टर थ्रू डीमेट अकाउंट कैन इन्वेस्ट इन ट्रेजरी बिल्स एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेट बॉन्ड इन प्राइमरी मार्केट। तो दो चीजें बोली, ट्रेजरी बिल्स में भी कर सकते हैं और डेट बॉन्ड में भी कर सकते हैं। प्राइमरी मार्केट में कौन कर सकता है? रिटेल इन्वेस्टर कर सकता है।
स्टेटमेंट वन। सेकेंडरी मार्केट में तो कर सकते हैं, ये तो मुझे पता है। प्राइमरी मार्केट में कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, लेट्स अज्यूम आपको पता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड, द नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग इज ए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ये ऑर्डर मैचिंग प्लेटफॉर्म है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग के लिए। ये भी हो सकता है आपको नहीं पता हो, हम भी इसको भी छोड़ के आगे बढ़ते हैं। थर्ड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड इज ज्वाइंटली प्रमोटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। आपको नहीं भी पता है तो आप इसको पकड़ सकते हैं। पहला तो ये है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, अगर आपको पता है तो इट इज वन ऑफ द डिपॉजिटरी। दूसरी डिपॉजिटरी इज एनएसडीएल, राइट, दिस इज वन ऑफ द डिपॉजिटरी। तो ये कैपिटल मार्केट की इंपॉर्टेंट मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन बोलते हैं इसको। ज्वाइंटली प्रमोट किया किसने? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज तो प्रमोट कर सकता है क्योंकि कैपिटल मार्केट का प्लेयर है, बट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्यों करेगा? पहला क्वेश्चन ये, कोई रेगुलेटर क्यों किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को प्रमोट करेगा? प्रमोट इन द सेंस सेटअप करेगा, वरना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक, उसी ने सेट किया तो फिर लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे होगी? पहला ये। दूसरा, अगर करता भी है तो कैपिटल मार्केट के इंस्टीट्यूशन को रिजर्व बैंक ऑफ बैंकिंग रेगुलेटर क्यों प्रमोट करेगा? तो ये ऑप्शन तो गलत ही है, तो हम थर्ड काट देते हैं। अब बचे हैं ये आपके पास दो ऑप्शन, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। अब अगर आपको पहला और दूसरा पता है या नहीं भी पता है तो इसमें से एक मार्क करना है, क्योंकि 50% प्रोबेबिलिटी है कि ये सही तो होगा ही होगा, राइट। दो तो हमने रिजेक्ट ही कर दिया। अब देख लेते हैं कि पहला तो सही है ही, क्योंकि दोनों में सही है तो पहला हमारा सही हो गया। सेकंड, द नेगोशिएटेड डीलिंग ऑर्डर मैचिंग इज ए गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये सही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर आपको पता है तो ये सही है, बट फिर भी नहीं पता था तो 50% प्रोबेबिलिटी मार्क कर देते हैं। आई नो दैट दिस इज इंडीड द ऑर्डर मैचिंग प्लेटफॉर्म, तो मैं बी मार्क कर दूंगा। चलिए अब इसका आंसर देख लेते हैं। RBI has ownership with TICGC and some of the AFI. So gut feeling says that the statement should be wrong. Upon going through academic book, we find a CDSL is a depository set up by Bombay Stock Exchange. तो मैंने आपको बताया जैसे कि वो डिपॉजिटरी जो है कैपिटल मार्केट का इंस्टीट्यूशन है, उसको बैंकिंग का रेगुलेटर तो कोई भी रेगुलेटर नहीं करना चाहिए वैसे तो, और बैंकिंग का रेगुलेटर तो क्यों ही करेगा? ठीक है, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, बाकी सब बैंक्स वगैरह के पर, ठीक है, ये बताया BSE इज इंडीड द ओनर, बाकी बैंक्स है। बोथ ऑप्शन ए बी, इन बोथ ऑप्शन ए एंड बी द फर्स्ट स्टेटमेंट कॉमन, सो वी हैव टू सेव इट इज करेक्ट, जैसा कि मैंने बोला था आपको। फिर इन अगस्त 2005 RBI इंट्रोड्यूस एन एनॉर्मस स्क्रीन बेस्ड ऑर्डर मैचिंग मॉड्यूल, क्या नाम है इसका? NDS, कॉल्ड NDS OM। दिस इज ऑर्डर ड्रिवन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है ये, वेयर द पार्टिकुलर कैन ट्रेड anonymously by placing orders on the system accepting the orders already placed on behalf of, ठीक है। So that was the NDS OM is operated by Clearing Corporation of India on behalf of RBI. Direct access to NDS OM is currently available only to select funds. So कौन कौन होता है इसमें? कॉमर्शियल बैंक, प्राइमरी डीलर्स, इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड। ठीक है, आई एम श्योर आप लोगों ने कॉमर्शियल बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड का नाम सुना है, बट ये प्राइमरी डीलर क्या होता है? आप अगर आप इस चीज़ को जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखें, और मैं आपको इसका जवाब अगले वीडियो में दूंगा कि प्राइमरी डीलर क्या होता है। लेट्स सी कि आपको ये पता है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन है। तो आई होप इस क्वेश्चन के थ्रू आपको कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं ये भी आइडिया मिला है। लेट्स रीड अनदर क्वेश्चन फ्रॉम 2022 विद रेफरेंस टू फॉरेन ऑन्ड ई-कॉमर्स फर्म ऑपरेटिंग इन इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो फॉरेन ऑन्ड ई-कॉमर्स कंपनी में कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? करेक्ट देख रहे हैं, ठीक, नॉट करेक्ट भी पूछता है तो ध्यान दीजिए। स्टेटमेंट 1, दे कैन सेल देयर ओन गुड इन एडिशन टू ऑफरिंग देयर प्लेटफॉर्म एज मार्केट प्लेसेस। वो अपने गुड्स को बेच सकते हैं अपार्ट फ्रॉम ऑफरिंग देयर प्लेटफॉर्म एज मार्केट प्लेस। आपको पता होगा मार्केट प्लेस जहाँ पे बायर और सेल इंटरेक्ट करते हैं, राइट, एंड इट्स नॉट जस्ट about selling their goods. That is first, right? So foreign or e-commerce firm in India, the degree to which they can own big seller on the platform is limited. तो वो जो उनके बिग सेलर हैं उनको कितना ऑनर हो सकते हैं, that is limited. तो if you remember about all this debate about marketplace and own inventory, that in India foreign owned जो e-commerce कंपनी है जैसे Amazon है और Flipkart भी foreign owned है, is owned by Walmart. They can only offer their platform as marketplace जहाँ पे बायर और सेलर इंटरेक्ट करते हैं। फ्लिपकार्ट खुद कोई प्रोडक्ट नहीं बेचता है, सिमिलरली अमेजन ऑल्सो। सो दिस इज इनकरेक्ट, दे कैन नॉट एक्चुअली सेल देयर ओन गुड, दे कैन ओनली ऑफर देयर प्लेटफॉर्म एज मार्केट प्लेस, तो गलत है पहला। दूसरा, डिग्री टू विच दे कैन ऑन द बिग सेलर, राइट, तो वो बिग सेलर में कितना ऑनर हो सकते हैं, कितना परसेंटेज ऑनर बन सकते हैं, दैट इज इंडीज लिमिटेड बाय गाइडलाइंस, तो ये सही है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हुआ ऑप्शन बी, राइट। सो नाउ लेट्स लुक एट द आंसर। ऑप्शन बी इज राइट। लेट्स जस्ट हियर mentioned here, we will first read the statement and there was an issue with the official key, that will note. So statement 1 is wrong. An FDI in inventory model, मतलब जो फॉरेन ऑन ई कॉमर्स हैं वो इन्वेंट्री खरीद कर नहीं बेच सकते, बल्कि एक मार्केट प्लेस बना सकते हैं जिसपे बायर और सेलर इंटरेक्ट करें, तो ये तो अलाउड है, ठीक है।
सो दे कैन नॉट सेल देयर ओन गुड्स बट मार्केट इन्वेंटरी अलाउड। तो पहले स्टेटमेंट में क्या बोला था कि दोनों कर सकते हैं, दोनों नहीं कर सकते, वो मार्केट प्लेस प्रोवाइड कर सकते हैं बट अपना खुद का ओन गुड्स नहीं बेच सकते। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत था। स्टेटमेंट 2 इज एक्चुअली करेक्ट। नाउ इट इज ऑफिशियल आंसर की मैं गलत दिया था, लेकिन स्टेटमेंट 2 सही है। जो बिग सेलर है वो 25% ऑफ देयर सेल, मतलब एक बिग सेलर जो होता है राइट, वो 25% से ज्यादा एक प्लेटफॉर्म पर नहीं बेच सकता। और दूसरा, उसका कितनी ऑनरशिप हो सकती है ये भी रेगुलेटेड है। इट इज ऑल्सो गिवन इन द गाइडलाइन कि एक फॉरेन ई कॉमर्स कंपनी एक बिग सेलर का कितना परसेंटेज स्टेक ओन कर सकती है। सो दैट इज ऑल्सो गिवन। हाउएवर द ऑफिशियल आंसर की मैं ये ऑप्शन डी दिया हुआ था, बट दैट इज समथिंग यू नीड टू कीप इन माइंड कि यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस था जो कि गाइडलाइन में था और यहाँ पे जो आंसर में दिया हुआ था राइट। सो ये सब बोला कि द डिग्री टू दे कैन ओन बिग सेलर इन देयर प्लेटफॉर्म इज लिमिटेड। दिस इज इंडीड करेक्ट, इट इज लिमिटेड इन द गाइडलाइन। लेट्स लुक एट अनदर क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज constitute रियल सेक्टर इन द इकोनॉमी? तो इनमें से कौन सी एक्टिविटी 2022 का क्वेश्चन है रियल सेक्टर में आती है? नंबर 1, फार्मर हार्वेस्टिंग देयर क्रॉप्स राइट। तो पहले आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए जानना होगा अगर रियल सेक्टर है तो दूसरा क्या है राइट, इट इज इंपॉर्टेंट। तो राइट इन द कमेंट सेक्शन व्हाट इज द सेकंड क्लासिफिकेशन दैट। तो फार्मर हार्वेस्टिंग देखो, इट इज ए रियल एक्टिविटी, दिस इज हैपनिंग। फार्मर क्रॉप हो रहा है, क्रॉप टेंजिबल आउटपुट मिलती है, उसको हम रियल सेक्टर में काउंट करते हैं। क्या होता है इसमें? टेंजिबल आउटपुट होती है। तो क्रॉप तो टेंजिबल है, हमें दिखती है, हम फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। दिस इज करेक्ट। टेक्सटाइल में कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल कॉटन इनटू फैब्रिक्स, जी कपड़ा भी रियल है, हमने उसको कॉटन को फैब्रिक में कन्वर्ट किया, ये भी क्लिक। ए कमर्शियल बैंक लेंडिंग मनी टू ट्रेडिंग कंपनी, जी लेंडिंग टेंजिबल नहीं होती है, इट इज पार्ट ऑफ योर इंटेंजिबल, फाइनेंशियल सेक्टर में आती है। यहाँ पर वी कैन नॉट फील द लोन राइट, हम लोन को फील नहीं कर सकते, महसूस नहीं कर सकते, तो ये गलत है। एक कॉर्पोरेट बॉडी सीकिंग रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड ओवरसीज, तो एक कंपनी फॉरेन में रूपी डिनोमिनेटेड, रूपी में बॉन्ड इशू कर रही है और पैसे उठा रही है, ये भी आपका रियल सेक्टर में नहीं आता, ये भी इंटेंजिबल है। तो इस तरीके से आपका सही ऑप्शन होगा 1 and 2 विच इज योर ऑप्शन ए। चलिए अब इसका सही आंसर भी देख लेते हैं। ए, द क्वेश्चन सीम्स टू बी आस्किंग अबाउट द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द फाइनेंशियल सेक्टर, जो कि मैंने आपको बताया था कि जो आपका सेकंड सेक्टर हो गया, and the real sector. The financial sector deals with the providing finance through debt and equity, where real sector deals with the production of goods and services. These are tangible. So those are sort of intangibles. अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट, इन इंडिया क्रेडिट रेटिंग एजेंसी आर रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट करता है। अब अगर आपने कैपिटल मार्केट की यूनिट पढ़ी है तो आप जानते हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं, उनका रेगुलेटर कौन है? आरबीआई नहीं जी, सेबी है, ठीक है, तो सेबी है। तो ये तो गलत हो गया। तो हम यहां पर तो बहुत ही आसान है, एक एलिमिनेशन से ही आपका आंसर आ रहा है राइट, ऑप्शन बी। फिर भी चलिए मैं आपको एक्सप्लेनेशन, रेटिंग एजेंसी पॉपुलरली नोन एज आईसीआर इज आईसीआर इज ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी। जी हाँ, वैसे भी हमें पता चल जाएगा बट इट इज करेक्ट, आईसीआर इज ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी, करेक्ट। ब्रेकवर्क रेटिंग एजेंसी इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, ब्रेकवर्क रेटिंग है इंडियन क्रेडिट एजेंसी है, जी हाँ ये भी सही है। अब इंडिया में कितनी क्रेडिट एजेंसी है, रेटिंग एजेंसीज हैं, उनके नाम आप कमेंट सेक्शन में लिखें। देयर ओनली फ्यू, तो 2 तो हमने यहाँ देख ली, आई थिंक 4 और हैं, तो उनके नाम आप कमेंट सेक्शन में लिखें एंड आई विल सी इफ यू नो ऑल ऑफ देम, ठीक है। बी, स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग, ऑल द क्रेडिट एजेंसी इन इंडिया आर रेगुलेटेड बाय, जैसा कि मैंने आपको बताया था, से बी, और यहाँ पर आपको नाम भी मिल गया, देखिए, ठीक है, क्रिसिल, इकरा, केयर रेटिंग, ब्रेकवर्क, these are credit agency, there are I think 2 more, right? So please check that. अगले क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं। अगर आप यूपीएससी सीएससी की तैयारी कर रहे हैं और बेहतर तैयारी कम कीमत में चाहते हैं तो अगला वीडियो देखें। अगर आप दिल्ली जैसे शहर में बजट में आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। ये है बनो आईएएस, इसको रन करने वाले हैं यूपीएससी क्वालिफाइड एक्स सिविल सर्वेंट एंड जामिया आरसी एलुमनाई। यहाँ की फैकल्टी को ना केवल यूपीएससी एग्जाम का एक्सपीरियंस है बल्कि पढ़ाने का भी सालों का एक्सपीरियंस है। ये एक्सपर्ट फैकल्टी हर टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद हर टॉपिक को डिक्टेट करते हैं ताकि आपके पास अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स हो। साथ ही क्लास में प्रीलिम्स और मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है और डिस्कस भी किया जाता है। यहाँ पे आपको सिविल सर्वेंट्स जैसे कि आईएएस, आईआरएस
और एक्स सिविल सर्वेंट साथ के साथ जामिया आरसी के एलुमनाइज आपको पर्सनल मेंटरशिप देते हैं। डेली आंसर राइटिंग जो कि सारे टॉपर्स रिकमेंड करते हैं, इस पर यहाँ पे बहुत फोकस किया जाता है जो कि बाकी कोचिंग्स में नहीं होता है। इसके साथ ही आपको मिलती है प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज जो आपको एग्जाम के लिए रेडी करती है। यहाँ के अगर हाईलाइट्स की बात करें तो स्मॉल बैच साइजेस जिसमें 60 स्टूडेंट्स होते हैं और जीएस कोर्स के साथ आपको एसए और सीसैट की क्लासेस भी होती है जिसके लिए आपको अलग से पे करने की जरूरत नहीं है। और ये लोकेटेड है सुखदेव विहार मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल सामने। तो देर किस बात की, आज ही स्टार्ट करें और अपने यूपीएससी के सपने को साकार करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग बनो आईएएस। विथ रेफरेंस टू बैंक बोर्ड ब्यूरो के रेफरेंस में क्या स्टेटमेंट सही है? 2022 का क्वेश्चन। द गवर्नर ऑफ आरबीआई इज द चेयरमैन ऑफ बैंक बोर्ड ब्यूरो। अगर आपको बैंक बोर्ड ब्यूरो की हिस्ट्री पता है, क्यों सेटअप किया गया था, ये सेटअप किया गया है जो बैंकिंग के अपॉइंटमेंट हैं और जो गवर्नेंस के रिफॉर्म के लिए। तो देखिए, जो चेयरमैन ऑफ गवर्नर ऑफ आरबीआई है, वो चेयरमैन ऑफ बैंक बोर्ड ब्यूरो नहीं होते हैं। ठीक है, इनका जो गवर्नर होता है बैंक बोर्ड ब्यूरो का, वो गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। और पहले गवर्नर कौन थे, उनका नाम आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, काफी फेमस पर्सनालिटी है वो। बैंक बोर्ड ब्यूरो रिकमेंड फॉर द सिलेक्शन ऑफ हेड ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक। जी हाँ, बैंक बोर्ड ब्यूरो का एक काम यही था, इंपॉर्टेंट फंक्शन था, कौन चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर बनेगा ये रिकमेंड करते हैं, गवर्नमेंट फाइनली डिसीजन लेती है। सो दैट इज योर करेक्ट स्टेटमेंट। तो पहला मैंने आपको बताया गलत हो गया था, सेकंड सही है। थर्ड स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, सही ऑप्शन तो वैसे मिल रहा है। बैंक बोर्ड ब्यूरो हेल्प्स द पब्लिक सेक्टर ऑफ बैंक्स। तो पब्लिक सेक्टर बैंक को हेल्प करता है इन डेवलपिंग स्ट्रेटजीज एंड कैपिटल रेजिंग प्लान। तो स्ट्रेटजीज और कैपिटल रेजिंग प्लान में हेल्प करता है, ये भी सही है। और आंसर हमारा वैसे ही आ गया था कि बी जो है वो सही आंसर है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, स्टेटमेंट आरबीआई गवर्नर इज नॉट द चेयरमैन ऑफ बैंक बोर्ड ब्यूरो, देयरफॉर द एलिमिनेशन। थोड़ी सी डिटेल है यहाँ पे बैंक बोर्ड ब्यूरो की, ठीक है, वो हम जान लेते हैं। बैंक बोर्ड ब्यूरो ऑटोनोमस बॉडी है, ऑटोनोमस राइट, गवर्नमेंट कंट्रोल के अंदर नहीं है। टू इंप्रूव गवर्नेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक, ओनली पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए है। वी वर रिकमेंडेड बाय पीजे नायक कमेटी ने रिकमेंड किया था। ठीक है, श्री भानु प्रताप शर्मा इज द करंट चेयरमैन। इसके पहले कौन चेयरमैन था वो आप कमेंट में लिखिए। फंक्शन क्या है, सिलेक्शन ऑफ चीफ ऑफ गवर्नमेंट ऑन बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, सेकंड हेल्प बैंक इन डेवलपिंग स्ट्रेटजी एंड कैपिटल रेजिंग प्लान। सेकंड, थर्ड प्रोवाइड रिकमेंडेशन फॉर अपॉइंटमेंट। तो अपॉइंटमेंट किसका होगा, ये रिकमेंडेशन देता है, फाइनली डिसीजन तो गवर्नमेंट ही लेती है। एंड लास्ट, इट गाइड्स बैंक्स ऑन मर्जर एंड कंसोलिडेशन पे भी गाइड करता है कि कैसे मर्ज करना है नहीं करना है, उस चीज पे भी गाइड करता है। चलिए, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन, यू शुड नो अबाउट दिस। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द इन्वेस्टमेंट इन फॉलोइंग एसेट। तो इन असेट्स में इन्वेस्टमेंट को कंसीडर कीजिए। नंबर 1 ब्रांड रिकॉग्निशन, नंबर 2 इन्वेंट्री, नंबर 3 इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड नंबर 4 मेलिंग लिस्ट ऑफ द क्लाइंट। हाउ मेनी ऑफ द अबव आर इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट। तो इनमें से इंटेंजिबल जिसको हम टच नहीं कर सकते उस तरीके का इंटेंजिबल है ये। इंटेंजिबल कहा जाएगा ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 एंड ओनली 4। ये नया टाइप का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो इंटेंजिबल हमें जानना है। ब्रांड रिकॉग्निशन, जी हाँ इंटेंजिबल है, हम ब्रांड जैसे हैं जो भी हैं टाटा एक्सेट्रा हम रिकॉग्नाइज करते हैं, बट वी कांट टच एंड सॉर्ट ऑफ फील दैट, तो दैट इज योर ब्रांड। इन्वेंट्री तो टेंजिबल है, यू कैन टच वेदर इट इज दिस स्मार्टफोन और समथिंग एल्स एनी कंपनी का, तो ये एलिमिनेट हो गया। थर्ड, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जैसे जो भी उनकी आईपी है, दैट इज इंडीज इंटेंजिबल, जैसे कोको कोला का कोक बनाने का फार्मूला, गूगल का सर्च का एल्गोरिथम एक्सेट्रा, दैट इज योर इंटेंजिबल, तो दैट इज करेक्ट। मेलिंग लिस्ट ऑफ द क्लाइंट, मेलिंग लिस्ट ऑफ द क्लाइंट is also, I would say, part of your intangible, right? Because you can print and touch it, but in the sense it is intangible because you can see it, but this is not something to be touched. So I would go with that is also intangible. So only 3. So for me, the correct option is option C. Let's see what is the right answer. C. That is the right answer. The correct answer is option C. Only 3 intangible investments are. कौन से होते हैं intangible? थोड़ा सा हम यहाँ पर देखेंगे। Does not have a physical form. More appropriate words here. Therefore, out of given investment, only 3 brand recognition, intellectual property and mailing list of the clients are considered intangible investment. तो सही आंसर सी है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, सी है। अगला क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो कुछ यहाँ पर 2 स्टेटमेंट है, हमें उन्हें देखना है। स्टेटमेंट 1 पढ़ते हैं। इंडिया डिस्पाइट हैविंग यूरेनियम डिपॉजिट डिपेंड ऑन कोल फॉर मोस्ट ऑफ इट्स इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन। अब हम जब इकोनॉमी पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं, ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं कि यूरेनियम डिपॉजिट हाँ है हमारे पास, कम है लेकिन है, करेक्ट है। डिपेंड्स ऑन कोल फॉर मोस्ट ऑफ इट्स प्रोडक्शन, तो कोल से ही हमारी लगभग 60% एनर्जी कंज्यूम जनरेट होती है, वो हम कंज्यूम करते हैं, ये तो करेक्ट है, ठीक है, हमें पता है, ये करेक्ट है। स्टेटमेंट 2, यूरेनियम इनरिच्ड टू द एक्सटेंट ऑफ लीस्ट 60% इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट है। देखिए यूरेनियम जो है
वो इनरिच करना पड़ता है, बट ये 60% इनरिचमेंट नहीं होता है यूरेनियम का। 60%, 60% इज टू मच आई थिंक। जो बॉम्ब में भी इसे कम ही इनरिचमेंट की जरूरत होती है। तो सेकंड तो गलत है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिस्पेक्ट ऑफ अवर स्टेटमेंट, तो कौन सा सही है पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट। ए, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेटमेंट। पहला तो है स्टेटमेंट 2 करेक्ट ही नहीं है, तो एक्सप्लेनेशन की तो बात ही छोड़ देते हैं। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेटमेंट। मैंने बोला करेक्ट यूरेनियम का इतना एनरिचमेंट नहीं करना पड़ता, तो गलत है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट द स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, दिस इज द राइट आंसर एंड आई विल गो विद दिस ऑप्शन डी, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड 2 इज करेक्ट। ये तो अपोजिट है, ठीक है। चलिए अब इसका हम आंसर देख लेते हैं, क्योंकि यूरेनियम 60% एनरिचमेंट नहीं करना पड़ता है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, राइट। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बिकॉज इंडिया मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस फ्रॉम कोल एज पर इकोनॉमिक सर्वे। वी नो कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कोल से जनरेट होती है। स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग, जैसा कि मैंने आपको बताया था, राइट, कि 3 to 5% यूरेनियम इनरिचमेंट इज इनफ। 3 से 5% इनफ होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। सो सी इज द राइट आंसर। एटॉमिक बॉम्ब के लिए कितना चाहिए होता है ये आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं जानना चाहूंगा। इससे इंपॉर्टेंट थिंग यू शुड नो अबाउट इट। 2024 का क्वेश्चन आ गया। देखिए यहाँ पर आई एम वेरी हैप्पी, वी स्टार्टेड फ्रॉम 1979 और हम 2024 के क्वेश्चन पे पहुंच गए। तो वी हैव कवर्ड ए लॉट ऑफ क्वेश्चंस हियर फॉर दिस यूनिट। बाकी यूनिट के हम भी 1979 से स्टार्ट करें। डोनियो पोलो एयरपोर्ट, कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, विजयवाड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब करंट अफेयर का क्वेश्चन है, लेट्स सी। इन द रिसेंट पास्ट विच ऑफ द अबव हैज बीन कंस्ट्रक्टेड एज ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट। ग्रीनफील्ड किसको बनाया गया? डोनियो पोलो, कुशीनगर एयरपोर्ट एंड विजयवाड़ा एयरपोर्ट। अभी हो सकता है आपको नहीं पता हो, मुझे भी नहीं पता, बट मैं बोलूँगा विजयवाड़ा इज ए लास्ट सिटी इज प्रीटी मच नोन। तो वहाँ पे ये जो एयरपोर्ट है पहले से रहा होगा, मे बी डेवलप किया गया, एक्सपेंड किया गया, तो उसको ब्राउन फील्ड में लाएंगे। ग्रीन फील्ड मुझे नहीं लगता। तो आई विल क्रॉस 3, सो देयरफॉर आई एलिमिनेट दिस एंड यहाँ पे 1 2 एंड 3 होना चाहिए था, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। 100 1 and 2, तो आई विल गो विथ ऑप्शन ए, ऑल्दो आई डू नॉट नो विच इज द राइट आंसर। लेट्स सी इफ ए इज द आंसर। Donio Polo Airport in Indiranagar, the first greenfield airport in Arunachal Pradesh, was developed on over 690 acres at the cost of more than 640 crore, inaugurated by Prime Minister Modi ji in 2022. Thus, statement 1 is correct. तो डोनियो पोलो कहाँ है? ये आपका है ईटानगर, राइट, अरुणाचल प्रदेश में बनाया गया, राइट। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट वाज इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन अक्टूबर 2021, 10 जून। विजयवाड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज नॉट ए ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट, दस स्टेटमेंट 3 इज इनकरेक्ट, हेंस करेक्ट आंसर इज आंसर ए। तो मुझे भी नहीं पता था विजयवाड़ा है या नहीं है, बट विजयवाड़ा इज इट्स अ सिटी, वेरी वेल नोन सिटी, एंड वन कैन एक्सपेक्ट, वन कैन मेक एन एजुकेटेड गेस कि यहाँ पे पहले से रहा होगा, एक्सपेंड किया होगा, राइट। तो वो मैंने किया एंड आई टर्न आउट टू बी सही। तो सम टाइम आपको नहीं पता होता है, बट गेस करके भी आप इंटेलिजेंटली आंसर पे आ सकते हैं, राइट। तो सही आंसर ए इज इनकरेक्ट, आपका आंसर आ गया, मैंने भी वैसे ही किया। थैंक यू। दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम यूनिट 5 विच इज टर्शरी सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। यहाँ पर हमने 1979 से 2024 तक के क्वेश्चन अटेम्प्ट किए एंड आई होप दिस वाज हेल्पफुल। तो आपको बहुत हेल्प मिली होगी, बहुत सारे कॉन्सेप्ट, रिवर्स रेपो एक्सेट्रा आपको पता चले। और इसी तरीके से मैं अगली यूनिट स्टार्ट करूंगा एग्रीकल्चर पर, जिसमें मैं एग्रीकल्चर के 1979 से 2024 तक के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। तो देखते रहें एंड हमें सपोर्ट करते रहें। द नेक्स्ट वीडियो विल बी आउट वेरी वेरी सून। थैंक यू फॉर वॉचिंग बनवाइस।